हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है आपकी बुक राजनीतिक सिद्धांत की समझ से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, उस क्वेश्चन का नाम है सहभागी लोकतंत्र के विवेचन करना। मतलब कि सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को वर्णित करना है, उसको समझाना है कि सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। और देखिए, अगर आपको अपने असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, चाहे वो प्रोग्राम का हो, ऑनर्स का हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि मुझे फिर आइडिया मिल सके कि मेरे को कौन सी वीडियो पहले बनानी है। और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक के ऊपर, फिर मैं वही टॉपिक बना लूँगी। क्योंकि अभी आपके असाइनमेंट सबमिट करने के थोड़े ही दिन बचे हैं, तो अगर आप मेरे को बता देंगे तो मैं आपको आज ही वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँ, अगर जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे जिस वीडियो के ऊपर। सो आई होप आपको ये बातें समझ आई हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहभागी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हम जानते हैं। देखिए, सहभागी मतलब होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हम खुद से किसी चीज़ में इंक्लूडिंग रहते हैं, उसको हम सहभागी कहते हैं। और लोकतंत्र तो आपको पता है जिसमें प्रजा द्वारा शासन किया जाता है, फिर प्रजा जो जनता होती है उसके द्वारा किसी प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। तो इसमें वही हम पढ़ेंगे कि सहभागी लोकतंत्र किस तरीके से होता है, किस किस जगह पे होता है, और विचार के इस पर क्या क्या अपने विचार रखते हैं। तो देखिए, पहले हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र शब्द है वो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से आया है। मतलब ग्रीक जो भाषा है वहाँ से आया है, और ये दो शब्दों से मिलके बना है, डेमोक्रेशिया। तो देखिए, डेमोक्रेशिया दो अलग अलग वर्ड हैं, मतलब इसको तोड़ तोड़ के लिखा गया है। पहले तो डेमोज है जिसका अर्थ होता है पूजा, और दूसरा वह है कैटिज जिसका अर्थ होता है शासन। तो इसमें ये बताया गया कि डेमोक्रेशिया जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो डेमोज, एक केटीज, ठीक है। और इनों का अर्थ होता है, एक का मतलब पूजा होता है, एक का मतलब शासन होता है। तो ये तो हो गया आपका इसका अंतर। और आगे हम ये देखते हैं कि देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ये लोकतंत्र का अर्थ प्रदान करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, यहाँ तो देखिए, जिस सरकार में या तो प्रजा शासन करती है, प्रजा द्वारा शासन किया जाता है, या फिर प्रजा द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है और वो शासन करती है। जिसमें इस लोकतंत्र में मेन फोकस जो होता है वो प्रजा के ऊपर ही होता है, कि प्रजा द्वारा प्रजा के लिए काम किया जाए, ठीक है। या तो फिर प्रजा अपना मतलब जो जनता होती है वो अपना सीधे रूप से अपना मतलब कि शासन चलाती है, या फिर वह एक प्रतिनिधित्व को चुनती है जो वो शासन चलाता है। ये हो गया आपका लोकतंत्र के बारे में। मैंने आपको रफ ऊपर जो होता है मोरली आपको समझा दिया कि होता क्या है। आगे हम पढ़ेंगे कि सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, जो सहभागी लोकतंत्र होता है उसमें देखिए, अब इसमें क्या बताया गया कि सहभागी लोकतंत्र में बता रहे कि चौथी और पाँचवीं जो सदी ईसा पूर्व थी, उसमें जो प्राचीन ग्रीस के लोग थे, एथेंस नगर नाम का एक जगह थी, एथेंस नगर था, और वहाँ जो आदिवासी थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो भी एथेंस वासी थे। और देखिए, उसमें क्या बता रहा है कि वहाँ पे क्या होता था पहले के टाइम पे, उस राज्य में क्या होता था, नगर में, कि वहाँ के जो लोग थे वो खुद से शासन करते थे। मतलब कि एक सभा बनी हुई थी जिसमें वो सभी लोग, वहाँ का जो नागरिक थे, वो अपने शासन करते थे, और उन्हों के द्वारा ही अधिकार लिए जाते थे, दंड दिए जाते थे। मतलब कि वहाँ पे किसी का दबदबा नहीं था, वहाँ पे जो पूरे नगर के वासी थे वो ही अपना शासन वहाँ करते थे। और इसमें फिर ये भी बताया गया आगे कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों का चुनाव किया जाता था। देखिए, वहाँ के लोगों की एक धारणा थी कि कम से कम वहाँ पे ये धारणा थी कि जैसे कि एक पद है, उस पद पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहे कम अवधि के लिए। मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे 2 या 3 साल के लिए कोई उस पद पे आता है, 2 या 3 साल तक ही आए, उससे ज़्यादा ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पद पे नए नए लोग आते जाएं। तो उनकी ये सोच थी कि कम अवधि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस पद पे रहने का मौका मिल सके, यह उनकी सोच थी, और ये वहाँ पे किया जाता था। तो वो इस मॉडल पे मुख्य मतलब कि ध्यान देते थे। और देखिए, वो इस बात पे भी ज़्यादा, वो इस मॉडल को इसलिए अपनाते थे ताकि वो ज़्यादा सरकार जो है वो पारदर्शी हो, जवाबदेही मतलब ये कि वो मतलब कि
पहली बात तो अगर कम से कम शासन होगा तो जो भी उस पद पे होगा वो डरेगा कि मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ कि मेरे को पहले ही हटा दिया जाए या फिर वापस कभी बनने का मौका भी ना मिले। और दूसरी बात, जवाबदेही मतलब होता है कि वो अगर कुछ भी काम करे तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने ऐसा किया, क्यों किया और कैसे किया, ठीक है। और पारदर्शी होना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो सबको पता हो, सब नागरिकों को पता हो। तो वो इस सिद्धांत पे काम करते थे। उनका मेन मोटो था कि कम अवधि के लिए उस पद पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने योगदान दे सकें। और वहाँ के जो लोग थे, एथेंस वासी जो थे, वहाँ पे उन्होंने द्वारा ही पूरा राज्य चला करता था। ये तो बहुत पुरानी बात है, 4वीं और 5वीं शताब्दी की बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे और वो क्या बता रहे हैं। और देखिए, जो वहाँ के लोग थे वो सामान्य हित मतलब कॉमन गुड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, कि जिसमें सबका हित हो, सबका सामान्य हित हो, ना कि किसी का पर्सनल या निजी हित हो। जैसे कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें खुद को तो खुशी मिलती है, खुद का तो फ़ायदा होता है, परंतु दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे का भी उसमें फ़ायदा ही छुपा हो। तो वो उस मोटो पे या फिर इस सिद्धांत पे भी काम करते थे कि जिसमें ऐसी चीज़ को प्राथमिकता दी जाए कि जिसमें सब लोगों का हित हो और सब लोगों का उसमें समर्थन हो या फिर सब लोगों का अच्छा हो। उसमें निजी हित के ऊपर वो कभी भी सोचते नहीं थे और ना उसको पसंद करते थे। और उनका एक ये भी सिद्धांत था कि अगर आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, आपके अधिकार चाहिए, तो इसके साथ कर्तव्य भी आपको निभाने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो कर्तव्य होते हैं, जो दूसरों के लिए होते हैं, मतलब कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरों को किसी चीज़ में बाधा ना आए, तो उन कर्तव्यों को भी निभाना बहुत ज़रूरी था। वो उनकी बुनियादी विचारधाराएँ थी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं और देखिए, अब अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखे नागरिकों के तार्किक आत्मविश्वास, मतलब कि सेल्फ जो डेवलपमेंट होता है इंसान का किसी का भी, तो उसके ऊपर। तो देखिए, वहाँ के जो लोग थे वो तार्किक आत्मविश्वास पे भी बहुत वो करते थे कि बहुत फोकस करते थे, और इसलिए लोगों को सहभागी होना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी भी इंसान को अपना विकास करना है, अपने सेल्फ का विकास करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक जगह पे सुमसाम होकर बैठे हैं, अपने विचार को आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो आपका विकास नहीं हो सकता। तो वहाँ पे क्या होता था कि लोगों को सामुदायिक रूप से, सहभागी रूप से, मतलब कि सबको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी था। वहाँ सब लोग अपना पार्टिसिपेट रखते थे और अपने बातों को बताते थे कि ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक्सप्लेन करते थे। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें भी की जाती थी। और देखिए, जब हम अपने विचारों को कहीं रख सकते हैं तो उससे हमको ऐसा फील होता है कि हमें इज्जत भी मिल रही है, मतलब कि हमें लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारी सुनेगा तो हमें अच्छा फील होता है उस टाइम। तो वही इसमें बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोग अपनी बातों को रखते थे, उनको इज्जत भी फील हो, मतलब लगती थी हाँ मेरे को इज्जत मिल रही है, तो अच्छा फील करते थे। आगे हम पढ़ेंगे गणतंत्रवादी रोमन। देखिए, जो गणतंत्रवादी रोम है ये पब्लिक रोम के बारे में है। तो इसी के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसी विचारधारा थी और वहाँ के लोग क्या सोचते थे। बुरे जो गणतंत्रवादी रोम है इसमें भी एथेंसवादी की कुछ, वहाँ की जो लोकतंत्र कुछ विशेषताएं थी वो यहाँ पे भी पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार था, वहाँ पे लोग सामुदायिक रूप से काम करते थे, सहभागी थे। तो जो रोम है वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ विशेषता पाई जाती थी। वो किस प्रकार की थी वो हम पढ़ते हैं। बोरे वहाँ पे भी ऐसा हुआ करता था कि जो नागरिक हैं उनके जीवन में लोकप्रिय सहभागिता को भी वहाँ पे वहाँ पे इस विचार को भी वहाँ शामिल किया गया। मतलब जो रोमन है वहाँ पे भी ये विचार था कि लोग अपना पार्टिसिपेट करें, अपने जीवन को लोकप्रिय बनाएं। तो वहाँ पे भी ऐसी भावनाएं थी। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और पूरे वहाँ पे भी यही चीज़ थी कि वहाँ पे लोगों के जो निजी स्वार्थ होते हैं या फिर निजी जो भी उनके काम होते हैं उसकी तुलना में उन्होंने सार्वजनिक जो सिद्धांत होते हैं उन पे ज़्यादा काम किया, जो सार्वजनिक बातें होती हैं उन पे ज़्यादा किया, ताकि जो खुद के जो स्वार्थ हैं उनको हटा के हम सार्वजनिक रूप से सबके बारे में सोचें। वो वहाँ पे इस सिद्धांत पे वहाँ पे भी काम करते थे। और देखिए, जब हम रोम की बात करें तो रूसो जो है विचारक वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए, अब रूसो की बात करते हैं। रूसो जो ऐसे बोलते हैं कि वे उदारवादी लोकतंत्र के शुरुआती आलोचक थे। मतलब कि जो रूसो हैं वो उदारवादी लोकतंत्र जो होता है उसके आलोचक थे, शुरुआती आलोचक वही थे। फिर वो बोलते हैं
और वो बोलते हैं वो नागरिक जो गणतंत्रवादी होते हैं उस मॉडल से ज़्यादा प्रभावित थे, जिनमें नागरिकों के लिए सुना जाता है, नागरिकों की बात की जाती है, वो उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। और बोलते हैं जो रूसो हैं, देखिए, और रूसो उन सब लोगों का विरोध करते थे जो नागरिक स्वतंत्रता होती है, या फिर नागरिक जो इंसान का लोकतंत्र होता है, जो उनके आलोचक थे रूसो उन्हों का आलोचना भी करते थे, जो उनको सही नहीं मानते थे। तो देखिए रूसो ऐसे बोलते हैं कि आपको आज़ादी तभी मिल सकती है जब आप अपने मतलब कि अपने जो मन की इच्छा होती है वो कर सके। मन की इच्छा से मतलब ये नहीं है कि आप अपना फ़ायदा देखें। उन्हों की आज़ादी से मतलब ये है जिसमें आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जिसमें आप पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, आज़ादी उसको कहते हैं। ये रूसो के वर्ड है, रूसो इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं। रूसो ऐसे बोलते हैं कि जो लोकतंत्र का वो एक ऐसा जरिया है, ऐसा तरीका है जिससे लोग अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। परंतु मैंने जैसे आपको बताया कि रूसो ये भी नहीं कहते कि वो उस चीज़ को आज़ादी नहीं कहते जिसमें इंसान स्वार्थ से अपना रास्ता निकालता है, स्वार्थ से अपना काम करता है। रूसो कहते हैं कि मैं उस वाली स्वतंत्रता को मानता हूँ जो सकारात्मक है, वो नकारात्मक को कभी नहीं मानते, वो सकारात्मक को मानते हैं जिसमें सभी लोगों के बारे में सोचा जाता है और जो भी काम किया जाता है उसमें किसी और का नुकसान ना हो, ऐसा काम किया जाए। तो रूसो उस वाली स्वतंत्रता को मानते हैं, उस वाली आज़ादी को मानते हैं। रूसो कहते हैं कि मैं उस आज़ादी को या उस स्वतंत्रता को मानता हूँ जो लोगों के मतलब कि जो आपका जीवन है, जो समुदाय है, उसको एक आकार दे सके। मतलब कि इंसान अपने आप के लिए ही ना सोचे, वो समुदाय के बारे में सोचे, समुदाय को एक आकार, अच्छा आकार दे सके। और वो कहते थे कि देखिए अब ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, वो चाहते थे कि एक ऐसा कानून बने, वो ऐसे कानून के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे जिसमें लोगों का भागीदारी ज़्यादा हो, लोग अब सक्रिय रहे, लोग जागरूक रहे और सीधे रूप से कानून का निर्माण जो होता है वो हो, जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोग अपना सक्रियता बनाए रखें। वो बोले कानून को बनाना प्रभुसत्ता जो शासन होता है उसका प्रयोग करता है। मतलब कि अगर आप कानून बना रहे तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रभुसत्ता मतलब ये हो सकती है, आप प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। आप कानून में अगर पार्टिसिपेट लेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप भी उस देश में शासन कर रहे हैं। और रूसो ऐसे बोलते कि कोई भी व्यक्ति किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जिसके एक समझ लीजिए कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करूं या फिर ऐसे वो नहीं मानते थे। वो बोलते कि इंसान खुद का प्रतिनिधित्व स्वयं से करता है, वो किसी और का नहीं कर सकता कभी। और रूसो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको आत्म विकास करना है तो आपको सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप विकास कर सकते हो अपना, जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हो। ये बात ऊपर भी कही गई थी एथेंस नगर वाले में और इस पे भी सेम ही है। तो इसका मतलब कि ये है कि जो एथेंस नगर था और जो रूसो के रोम के बारे में है, ये सब सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये बोलते सहभागी एक व्यक्ति के विकास का ही एक साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, रूसो के निजी इच्छा और सामान्य इच्छा में अंतर क्या है। देखिए इसमें अब जो निजी इच्छा जो लोग रखते हैं, मतलब कि जो स्वार्थी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपना अपना भला करें, जिसमें चाहे लोगों का नुकसान हो, दूसरों का, उसका कोई उनको मतलब नहीं होता, तो इसका वो कभी सपोर्ट नहीं करते। वो जो सामान्य इच्छा जो होता है, जो जनरल विल होती है, वो उसका सपोर्ट करते थे, जिसमें लोगों का भला हो सके, जिसमें लोगों के बारे में सोचा जाए और जिसमें दूसरे लोगों का विचार विमर्श लिया जाता है, जिसमें दूसरे लोगों के बारे में सोचा जाता है। और इसी को ही असली आज़ादी के रूप में कहा गया है। उन्होंने जो सामान्य इच्छा है उसको बढ़ावा दिया और जो निजी इच्छा है उसको उसकी आलोचना की या फिर उसको बिल्कुल भी वो सपोर्ट नहीं करते थे। देखिए अगला हमारा पॉइंट है उदारवादी लोकतंत्र। अब देखिए जो उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि देखिए वो जो हमने अभी आगे पढ़ा था, एथेंसवादी जो लोग थे, एथेंस नगर के जो लोग थे, उनके ऊपर वो देखिए क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि एथेंस, वो देखिए पहले तो जो लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र है, वो नारीवाद को, समाजवाद को, इन सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। परंतु वो क्या कहते हैं कि जो एथेंस वाले लोग थे उनकी एक दूसरी सच्चाई भी थी जो लोकतंत्र के, उदारवादी लोकतंत्र के हम पढ़ते हैं। देखिए वो बताते कि एथेंस नगर जो था वहाँ पे क्या होता था कि वह नागरिक तो
नागरिक तो शासन करती थी, परंतु नागरिकता सबको नहीं दी जाती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नागरिकता जिसके पास है वही शासन करती है, वही पार्टिसिपेट कर सकती है, परंतु जो अदर लोग हैं वो नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे अदर लोग कौन होते हैं? नागरिकता तो सबको मिलती है, परंतु उस राज्य में क्या होता था कि जो नागरिकता है वो सबको नहीं दी जाती थी, वो अलग अलग लोगों को दी जाती थी, जो उसके काबिल समझा जाता था उन लोगों को, उन्हों को ही नागरिकता दी जाती थी, जैसे कि हम आगे अब पढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, जो दास होते हैं या फिर जो दूसरे राज्य के लोग होते हैं, उनको वहाँ नागरिकता नहीं दी जाती थी। वहाँ पे कहा जाता था जो महिला है वो दास के बराबर है, और जो दास है वो तो दास है ही, मतलब महिला को भी नहीं नागरिकता देंगे। जो वहाँ के दास होते हैं, जो सेवाएं करते हैं लोगों की, या जो कुछ भी काम करते हैं छोटे लेवल का, उनको नागरिकता नहीं जाती। जो बाहर के राज्य के लोग होते थे, बाहर के नगरों को, उनको भी नागरिकता नहीं दी जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि एक नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है इसको, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में वो कुछ लोगों को ही नागरिकता प्राप्त करते थे, और वो कुछ लोग ही पूरे राज्य को चलाते थे, और बाकी जो लोग थे उन्हों का उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं था। और वहाँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे, उन्हों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो जब उन लोगों को नागरिकता प्राप्त ही नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ना कुछ बोल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। और बोले वहाँ पे जो स्वतंत्र वयस्क पुरुष थे, उनको ही खाली समय और ऊर्जा, मतलब कि नागरिकता जो थी वही प्राप्त थी। जो वहाँ वयस्क पुरुष हुआ करते थे, उन्हों को ही ज़्यादा नागरिकता प्राप्त थी। इसलिए जो अरस्तु है वो लोकतंत्र की आलोचना की, मतलब कि उन्होंने लोकतंत्र की इसलिए आलोचना की इस वाले की, क्योंकि उन्होंने बोला कि महिलाओं को दास की तरह मानते थे। वहाँ पे किसी भी प्रकार की राजनीतिक समानता का कोई अधिकार नहीं था, कोई समानता नहीं देते थे। वहाँ पे असमानता के रूप में पूरा वहाँ का स्ट्रक्चर, पूरा मॉडल बना हुआ था, जो सही नहीं था, और वहाँ पे महिलाओं को दास की तरह माना जाता था। ठीक है, आगे वहाँ जो था वहाँ स्वतंत्र वयस्क जो पुरुष होते हैं, उन्हों को ही नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब वो पुरुष वर्दी हुआ, या फिर पुरुषात्मक वहाँ का राज्य हो गया। और वहाँ ये मानते थे कि जो वयस्क पुरुष होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा सब कुछ होता है, और वो ऐसे बोलते थे कि जो दास होते हैं और जो महिला होती हैं, दास के ऊपर ज़्यादा फोकस है। जो दास होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, उनमें कोई शक्ति नहीं होती काम करने की, और ना उनमें कोई क्षमता होती है, तो इसलिए वो उनको बिल्कुल दास के रूप में देखते थे, उनमें किसी चीज़ का पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो ये वहाँ की बहुत बड़ी आलोचना के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और वहाँ के जो लोग थे, उन्हों को, जो भी दास हैं, महिलाएं हैं, उन्हों को सहभागिता से बाहर रखा गया। और ये कहा गया कि जो दास हैं उन्हों में क्षमता नहीं है सहभागिता करने की, और जो महिलाएं हैं वो खाली घर के कामों के लिए बनी हैं, घर के घरेलू कामों से जुड़ी भी हैं, उन्हों की यही भूमिका है, तो इसलिए उन्हों को भी इस सहभागी में भाग नहीं देने दिया जाता था। तो ये सब हमने पढ़ा अभी कि कैसे एथेंस में अच्छी चीज़ें थी, परंतु बाद में हमें समझ आया कि कैसे वहाँ पे कुछ ही लोगों को नागरिकता दी जाती थी। देखिए, तो ये जो टॉपिक है ये सहभागी के ऊपर, आगे थोड़ा सा और रहता है कि रूसो क्या मानते हैं सहभागी। अभी हमने पढ़ा था, पर आगे थोड़ा सा और रूसो के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, रूसो बोलते हैं कि नागरिकता के जो अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक समानता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि एक निश्चित स्तर पर आर्थिक समानता होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने नागरिक के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और बोल रहे हैं कि सहभागिता में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मतलब सहभागिता होना है किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे एक वयस्क सम्मान, मतलब कि एक ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए सबके साथ जो सम्मान हो, किसी को भी ऊंचा, बड़ा या फिर कमज़ोर या अधिक क्षमता वाला नहीं मानना चाहिए, सबको सम्मान, सबके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो उदारवाद है वो क्या कहते हैं। जो उदारवादी हैं लोग, उनका मानना है कि जो सामान्य हित होता है वो व्यक्तिगत जो आज़ादी होता है उस पर दमनकारी सिद्ध होता है, मतलब कि बोले जो सामान्य हित है वो व्यक्तियों की जो व्यक्तित्व है उसके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए, जो सामान्य हित है, ये सहभागिता है, वो एक तरह से वो ठीक इसलिए भी नहीं मांगते क्योंकि वो कहते हैं कि सभी लोगों की जो संस्कृति है वो अलग अलग है, सभी लोगों के जो विचार हैं, सभी लोगों की जो संस्कृति, भाषा, सब चीज़ अलग अलग है, तो जो सहभागिता है वो मिल नहीं सकती, वो एक नहीं हो सकती है ना, एक रूपता नहीं हासिल कर सकती है। तो इसलिए वो कहते
देखते हैं कि ये सब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो डरते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो जो व्यक्तिगत आज़ादी है या फिर व्यक्तिगत जो आपको अधिकार मिलते हैं, संस्कृति है, उस पे बहुत ज़्यादा दमन होगा या फिर उसको नुकसान पहुँचेगा। ये सब आज का हमने टॉपिक पढ़ा कि सहभागिता क्या होती है। देखिए इसको, ये जो टॉपिक है ये आप में आपकी बुक से ही रिलेटेड है, परंतु आपकी बुक में इस टॉपिक को नहीं लिखा गया है, तो मैंने इसको अलग बुक से लिया गया है। जो राजनीतिक सिद्धांत की अलग से बुक थी, उसके अंदर से मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है आपका कि लोकतांत्रिक सहभागिता क्या होती है। तो मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो और सहभागिता के बारे में आपको समझ आया कि सहभागिता क्या होती है। कि जब हम पार्टिसिपेट लेते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी लोकतंत्र में अगर जनता पार्टिसिपेट लेती है, अपना सहभागिता, अपना योगदान देती है, तो इसका मतलब वह लोकतंत्र उचित है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट फील करती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि मैं और वीडियो बनाती हूँ और सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ अच्छी वीडियो बनाऊँ, जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे या फिर उनको हेल्प हो सके। और देखिए अगर आपको किसी और अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो प्रोग्राम का हो, पॉलिटिकल